अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शौकत हसन और आज हम 10th क्लास की मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स 10th क्लास की मैथ में हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के बारे में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है और उसको हमने किस तरीके से, कितने मेथड से हमने उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशंस देखते हैं। उस डेफिनेशंस के बाद फिर हम देखते हैं कि कितनी काइंड्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, मतलब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और उसके बाद हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। तो डेफिनेशंस क्या है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। एन इक्वेशंस, हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट, एन इक्वेशन which contain second degree is called quadratic equations। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। अब सेकंड डिग्री किसकी होगी? सेकंड डिग्री होगी हमारे पास वेरिएबल्स की या अननोन वैल्यूज़ की, या हम इसको कह सकते हैं कि अननोन वैल्यूज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डिग्री सेकंड डिग्री इस्तेमाल होगी। तो स्टूडेंट्स 8th क्लास के अंदर आप डिग्री के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करके आए होंगे। तो जो वेरिएबल्स सबसे ज़्यादा डिग्री रखता है, मतलब x है, y है या z है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी सबसे ज़्यादा डिग्री जो है वो 2 है, उससे ज़्यादा ना हो, तो उस इक्वेशंस की जो हमारे पास डिग्री होगी वो इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगी। ठीक है, एन इक्वेशंस विच कंटेन सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब सेकंड डिग्री किसकी होनी चाहिए? वेरिएबल्स की या अननोन वैल्यूज़ हम इसको कह सकते हैं। अब अननोन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? अननोन वैल्यूज़ हम इस्तेमाल करते हैं, हम x, y और z इस्तेमाल करते हैं। जो हम इस 10th की मैथ के अंदर जो हम वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे वो x, y और z होंगे स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशंस होगी। अब इसकी जनरल इक्वेशंस क्या है कि हम इसकी जनरल इक्वेशंस के बारे में लिखते हैं कि व्हाट इज़ इट्स जनरल इक्वेशंस। इसकी जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जनरल इक्वेशंस के बारे में कि ax² प्लस bx और प्लस c, यहाँ पर हमने x को एज अ वेरिएबल यूज़ किया है। देखें x की डिग्री यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमारे पास इसकी 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हायर डिग्री जो है वो 2 है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल इक्वेशंस है। अब यहाँ पर a, b और c ये एज ए लिटरल इस्तेमाल हुए हैं। लिटरल वो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जो वेरिएबल्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और जो कांस्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पर हम इसको कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि a अगर एक कांस्टेंट होगा तो उसके साथ अगर x² होगा, b की वैल्यू जो भी हो सकती है हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद कांस्टेंट हमारे पास c होना चाहिए। मतलब हम इसकी, ये तो हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशंस होगी। हम अगर इसकी आम जो हमारे पास सिंपल कंडीशन में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि जैसे हमारे पास हो गया 7x² प्लस हमारे पास हो गया 3x और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। जैसे हमारे पास 7x² प्लस 3x और प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी जो एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको समझ आ गई है तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी काइंड्स होती हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं, लिखते हैं हाउ मैनी काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी काइंड्स हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी हमारे पास हम लिख सकते हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टूडेंट्स हमारे पास 2 काइंड्स हैं। वो कौन कौन सी काइंड हैं?
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हैं। नंबर 1 इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और नंबर 2 जो है वो हमारे पास इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी दो काइंड्स हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या डिफरेंट है? अगर इसकी डेफिनेशंस आ जाती है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे हम लिखते हैं ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। अगर हमारे पास इफ़ b इक्वल टू 0, अगर b जो है वो 0 के इक्वल हो जाए तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। अगर b 0 के इक्वल हो जाती है तो हम कैसे लिखते हैं इसको कि ax² और प्लस हमारे पास 0 मल्टीप्लाई x और प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको हम लिखते हैं ax² प्लस हमारे पास हो गया c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें जो है x की वैल्यू है वो स्किप हो गई है। मतलब अब जब हम b को देखते हैं कि x की वैल्यू b इक्वल टू 0 है तो हम इस x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x जो है वो स्किप हो गया है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू स्किप हो जाए वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है, या इस फॉर्म में आ जाए जिसमें हम लिखते हैं ax² प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और उसके बाद इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम देखते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास x² भी इस्तेमाल हो रहा हो, x भी इस्तेमाल हो रहा और उसके बाद कांस्टेंट भी इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हम लिखते हैं जैसे हमने लिखा, पहले एग्जांपल मैंने आपको दी है 7x² प्लस 3x और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स के हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी काइंड्स हैं, ये शार्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ सकते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स आपने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में भी देखा कि जहाँ b की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। और जहाँ पर हमारे पास इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो हमने जनरल फॉर्म में लिखा, जो हमारे पास जहाँ पर x² भी इस्तेमाल हो रहा होगा, x भी इस्तेमाल हो रहा होगा और कांस्टेंट भी इस्तेमाल हो रहा होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि वो क्वेश्चन भी आ सकता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ सकता है, जो पेपर्स में भी आ सकता है शार्ट क्वेश्चंस में। इसमें से शार्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर में से, कि हम कह सकते हैं हाउ मैनी मेथड to solve the quadratic equation। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि कितने मेथड हैं, हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? अब स्टूडेंट्स जब हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन सेट देखते हैं, सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं कि जैसे मेरे पास मैंने पहले एग्जांपल आपको दी थी कि 7x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो वो कहता है इसको सॉल्व करो, इसका सोल्यूशन सेट निकालो। तो सोल्यूशन सेट हमेशा x के इक्वल होता है, ना तो सोल्यूशन सेट में हम x² इस्तेमाल कर सकते हैं, ना x³ इस्तेमाल कर सकते हैं, ना x की कोई भी पावर जो 1 से ज़्यादा होगी वो उसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा। मतलब हम उसको इतना सिंपल करेंगे कि हमारे पास जो x की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं अलजेब्रा के अंदर, तो उसमें बहुत सारी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जो एक मेथड से सॉल्व होती हैं, वो दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं होती। बाज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे भी होती हैं जो सारे वैल्यूज़ सारे मेथड लगाने से सॉल्व हो जाती हैं। बाज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ किसी एक मेथड से, जो स्पेसिफिक मेथड होता है उससे ही सॉल्व होती हैं। तो कितने मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? तो स्टूडेंट्स 8th क्लास के अंदर आप
कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व हम कर चुके हैं कि जब हमने 8th क्लास स्टार्ट की थी तो इस 8th क्लास के अंदर हमने फैक्टराइजेशन के बारे में सीखा था। तो वो हमारे पास पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। तो हम लिखते हैं हमारे पास देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देयर आर 3 methods to solve the quadratic equations। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय फैक्टराइजेशन। कोई भी हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अगर हम उसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा तरीका है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा तरीका है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो 3 मेथड हैं जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व होती हैं और वही हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व हो सकती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकती हैं। ऐसी भी वैल्यूज़ होती हैं जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होती, तो हम उन्हें कहाँ पर ले आते हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को इस्तेमाल करके हम उन वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये 2 ऐसे मेथड हैं जिसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन 3 मेथड के बारे में सीखेंगे कि अगर हमारे पास इस किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी जाए जिसमें हमारे पास अगर सॉल्व करके देखेंगे, अगर वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व होती है तो हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। और बाज़ का स्टूडेंट्स ये है कि बोर्ड के अंदर स्पेसिफिक मेथड के बारे में दिया गया होता है कि आपने इस क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, या ऊपर लिखा होता है कि इस क्वेश्चंस को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है और इस क्वेश्चंस को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। अगर इस तरीके से स्पेसिफिक वैल्यूज़ हमारे पास स्पेसिफिक मेथड के बारे में मेंशन हो तो आपने वही मेथड यूज़ करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके बारे में आपने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि सबसे पहले तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रैक्शन में दी गई है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आना है। अगर हमारे पास इक्वल की दोनों साइडों पर दो इक्वेशंस दी गई हैं उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आना है, या हमारे पास किसी भी मेथड में दी गई है उसको सबसे पहले तो हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास है ax² + bx और +c। उसके बाद हमने ये देखना है कि बाज़ का ये मेंशन किया जाता है कि देखें कि हमारे पास प्योर और इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने इंडिकेट करना है, तो उसके लिए भी वैल्यूज़ को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। जब तक हम किसी भी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहला हमारे पास मेथड यही होगा, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रैक्शन में दी गई है, अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं तो उसको किस तरीके से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंशाल्लाह लेक्चर होगा उसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम इस्तेमाल करते हुए उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे और उसके बारे में इंडिकेट करेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। उसके बाद फर्दर जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास मेंशन होगा बुक के अंदर कि हमने कौन से मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इस जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दी गई होंगी उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। इस लेक्चर के बारे में स्टूडेंट्स आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरीज़ है, कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो आप बज़रिया ईमेल मुझे टच कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।